कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुनील भाई मेहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम क्षेत्र कार्यवाह है। आणंद में उनका निवास है और भारतीय विचार मंच गुजरात के वो ट्रस्टी भी है। आज हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है श्री प्रफुल्ल केतकर, दिल्ली से प्रकाशित ऑर्गेनाइजर वीकली के संपादक है। श्री प्रफुल्ल जी का पालघर में निवास है। प्रफुल्ल जी ने जेएनयू से एमफिल किया है। यूजीसी ने आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अवार्ड दिया है। ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज टू सिक्योरिटीज नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखा है। कश्मीर द व्यू फ्रॉम न्यू दिल्ली, नॉन मिलिट्रेचियो सिक्योरिटीज एंथ्रोप्रेन्योरशिप आपके शोध विषय है। मैं सुनील भाई मेहता से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। मैं श्री प्रफुल्ल भाई केतकर से निवेदन करूंगा वो अपना वक्तव्य शुरू करें। नमस्कार। इस सत्र के अध्यक्ष पूजनीय सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय विचार मंच के अन्य अधिकारीगण और विचार मंच प्रज्ञा प्रवाह से जुड़े हुए विद्वज्जन, आज के सुबह के सारे सत्रों में ही मुझे एक षड्यंत्र दिख रहा है। प्रसन्न इंग्लिश का प्रोफेसर है, उसने पहले डिकंस्ट्रक्शन से शुरुआत की, फिर प्रोफेसर परांज पे आए, उन्होंने, वो भी इंग्लिश के प्रोफेसर है और जेएनयू से शुरुआत की। और आपने सुना मैं तो जेएनयू का ही प्रोडक्ट हूँ और एक इंग्लिश वीकली का संपादक हूँ। कल दिन भर डीकॉलोनाइज होने के लिए अंग्रेजी से कितना बचना चाहिए इसके बारे में सुना। आज हम थोड़ा सा उसको अलग ढंग से देखेंगे कि डीकॉलोनाइज होने के लिए भी अंग्रेजी का कितना उपयोग कर सकते हैं। उसका यदि हम भारतीय दृष्टि से विचार करें तो, क्योंकि मूल मुद्दा तो दृष्टि का है। ये बात सही है कि सारी जो चर्चा है, सारा जो संघर्ष है, वो टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट्स पर आकर रुकता है। शुरुआत वहीं से होती है और अंत भी वहीं पे होता है। और बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज और ऐसी कंसेप्ट्स एस्टेब्लिश की गई है, अंग्रेजी के कारण हुई भी है, कि जिसके कारण हमारे मन में बहुत सारे संभ्रम पैदा किए गए। कल की सारी चर्चा होने के बाद माननीय सोनी जी ने अपना जो बीज भाषण रखा, उसके बाद मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को ये विषय रखना कि डीकॉलोनाइजिंग गवर्नेंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मूलतः राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और उसमें भी अलग अलग देशों में चल रही जो गवर्नेंस की सिस्टम्स है, उनका किसी न किसी रूप में अध्ययन करने का एक अवसर मिला। उसके कारण कुछ एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। कल माननीय सोनी जी ने जिस उद्धरण का संदर्भ दिया था, उसी से अपनी बात रखने की शुरुआत करूंगा। उन्होंने 2014 के
चुनाव के नतीजों का संदर्भ देते हुए गार्डियन के एडिटोरियल का उदाहरण उन्होंने बताया था। द गार्डियन का वो जो एडिटोरियल है उसका हेडिंग था अनदर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ओरिजिनल जो था वो नेहरू का था, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, 15 अगस्त 1947 का। गार्डियन के एडिटोरियल, गार्डियन इज नोन टू बी बाय एंड लार्ज लेफ्ट लिबरल थिंग, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह 18 मई का है और 4 मई के उसी गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में यह जस्टिफाई किया है कि व्हाई मोदी शुड नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए वो कॉल देते हैं। वही गार्डियन क्या कहता है उस एडिटोरियल का एक सिर्फ आपके सामने संदर्भ रख के मैं अपनी बात रखूंगा। जैसे कि कल हमने सुना कि उसकी शुरुआत ही ऐसी है, टुडे May the 18, 2014 may well go down in history as the day when British finally left India. Narendra Modi's victory in the election marks the end of long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which British ruled the subcontinent. India under the Congress Party was in many ways a continuation of the British Raj by other means. The most of Midnight's children, again the Nehruian term, because Nehru called Indians as midnight children, are now a dwindling handful of almost 70-year-olds, but it is not the passing of the independence generation that makes the difference. गार्डियन इस बदलाव को कैसे देखता है, ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 70 वर्ष पुराना जो तंत्र जो खड़ा किया गया, वो तंत्र बदलने के प्रयास में है, वो जनरेशन भी वो नहीं रही है। इसका ध्यान रखते हुए इस चुनाव नतीजों को हमें देखना चाहिए, ये गार्डियन हमें बताता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय यह भी है कि ये सारा बदलाव जो है वो बहुत बार सत्ता परिवर्तन तक आकर सीमित रह जाता है, और हमारे मन में फिर फ्रस्ट्रेशन के सवाल आते हैं कि सत्ता परिवर्तन तो हो गया। 90 के दशक में हम बात भी करते थे, मैं जब छात्र था तो ज्यादा बात व्यवस्था परिवर्तन की होती थी। तो सत्ता परिवर्तन तो हो जाता है, व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या है? और डीकॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इसीलिए समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार हम राष्ट्र की तो चिंता करते हैं, यूरोप का नेशन स्टेट और भारत का राष्ट्र कैसे अलग है इसकी तो चिंता करते हैं, लेकिन ये जो कॉलोनियल स्टेट है उसके कैरेक्टर को हम समझते नहीं। मतलब हम राष्ट्र को समझते हैं, राष्ट्र तो लोग होते हैं, लोगों में तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, डॉक्टर साहब ने तो ये कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है। मतलब जो बनाने की बात करते हैं वो उनको समझ में ही नहीं आता। हम तो ये मानते हैं कि हिंदू चेतना, हिंदू ये मूलतः कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम में है, सामान्य जनों में है। मूल प्रश्न यह है कि क्या यहां की बनी हुई व्यवस्था जो स्टेट सिस्टम है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो क्या हमारे राष्ट्र के साथ इन ट्यून है क्या? और इसीलिए बहुत बार सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति तो बदल जाते हैं, दल तो बदल जाते हैं, वो व्यवस्था नहीं बदल पाती। और इसका सबसे अच्छा विश्लेषण यदि किसी ने किया तो प्रोफेसर परांजपे ने जो रेफरेंस दिया 1909 में हिंद स्वराज में एविल्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम से
महात्मा गांधी का एक चैप्टर है. इट इज द क्लासिक एक्सपोजिशन ऑन द डेंजर्स ऑफ कॉलोनियल स्टेट. वो क्या कहते हैं उसके बारे में? तो उनका यह मानना है कि द इसेंशियल नेचर ऑफ दिस स्टेट इज डिविजिव, सप्रेसिव एंड वायलेंट. क्यों है? तो पश्चिम की सभ्यता में, कल सोनी जी ने अपने बीज भाषण में और एक महत्वपूर्ण बात कही है कि बहुत बार हम इस कॉलोनियलाइजेशन की प्रोसेस का एनालिसिस करते हैं, उससे निकलने के रास्ते की तरफ नहीं जाते. उसको नकारना पूरी तरह से ये भी नहीं करना है. तो मैं वो थोड़ा सा अपने 40-45 मिनट के इसमें मैं प्रयास करूंगा कि शुरू में हम इस कॉलोनियल स्टेट को पहले समझें. ये ब्रिटिश लॉ जो आया है इस स्टेट के माध्यम से, गांधी ने सत्याग्रह का टूल केवल अहिंसा के आधार पर नहीं किया था. उनको इस कॉलोनियल स्टेट का, क्योंकि वो खुद लॉयर थे और लॉयर्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है वो उनको अच्छी तरह से पता है. यहां पे भी बहुत बैठे हुए लॉयर्स है, भारतीय विचार मंच से जुड़े हैं, मुझे भी पता है. लेकिन इस ब्रिटिश लॉ और सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ का नेचर क्या है? तो इसेंशियली ये नेचर कॉन्ट्रैक्चुअल है. व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और समाज के अलग अलग संस्थाओं के बीच में, कलेक्टिव, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, और व्यक्ति और राज्य के बीच में, सारे जो स्ट्रक्चर्स खड़े रहे हैं इस कॉलोनियल स्टेट के नेचर के आधार पर खड़े रहे हैं. किसी ने इसके पहले सत्र में जेएनयू के बारे में पूछा था कि जेएनयू का निर्माण कैसे हुआ. जेएनयू का निर्माण भले ही 1969 में हुआ हो, लेकिन जेएनयू कंसेप्चुअली फॉर्म हुआ था 1920s में. 1925 टू 28 लगातार कांग्रेस का एक डेलीगेशन इंटरनेशनल कम्युन्स में पार्टिसिपेट होने के लिए स्टालिन के इनविटेशन पर, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के इनविटेशन पर जाता था, जिसका नेतृत्व नेहरू करते थे. वही ग्रुप बाद में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स के नाम से 1944 में बना, जो नेहरू का फॉरेन पॉलिसी में मेजर एडवाइजर था. उसी ग्रुप ने अवधि सेशन में जब कांग्रेस ने सोशलिज्म का प्रस्ताव पारित किया, उसी ग्रुप ने एक फॉर्मेशन दिया कि वी शुड क्रिएट अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स. और सबसे पहले उस समय यह प्रस्ताव आया 1955 में. लेकिन क्योंकि इनहेरेंट नेचर इनटॉलरेंट था, तो 1957 में जब नंबूद्रिपाद की सरकार, नेहरू जी के केंद्र में सरकार ने गिरा दी, उसको बर्खास्त कर दिया, तो इस ग्रुप के बीच में और नेहरू जी के बीच में जो तनाव हुआ, उसके कारण शुरू के 15-20 साल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चरल फॉर्म से हम बच गए. 66 के बाद कांग्रेस के अंदर जो फिर से मंथन शुरू हुआ और कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आई, सिंडिकेट एंड इंदिरा कांग्रेस, इनके बीच में जो विभाजन हुआ, उस समय एक तरफ रशिया के साथ डायलॉग फिर से रिवाइव हुआ था और अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी 1971 में हुई रशिया के साथ. लेकिन उसके साथ साथ भारत में और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था. वो परिवर्तन ये था कि एक व्यक्ति के आधार पर कांग्रेस की पूरी सिस्टम एक परिवार की ओर हाईजैक हो रही थी, और उसका इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो और किसी ग्रुप को आउटसोर्स किया जा रहा था. वो आउटसोर्स किया हुआ ग्रुप फिर से इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स वाला था, जिसने ये प्री कंडीशन रखी कि हमें वो सेंटर फिर से रिवाइव करना है. दैट सेंटर इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. और उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब मैं गया, और मेरे पास उस समय भी वहां की शाखा का कार्यवाह का दायित्व था, लेकिन विद्यार्थी परिषद और वहां की चुनावी राजनीति के सिवा हमने वहां पे एक फोरम क्रिएट किया विवेकानंद विचार मंच के नाम से. और वहां पे मैंने, मुझे याद है 1997 में एक पैम्पलेट लिखा जिसने जेएनयू में
एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया और उस पैम्पलेट का मैंने शीर्षक दिया, आई एम लेफ्ट, एम आई राइट। और उसका लॉजिक यह था कि आप यदि परिवर्तन की बात करते हो, आप व्यवस्था बदलने की बात करते हो, तो 1969 से इस कैंपस में एक व्यवस्था बनी हुई है जो और किसी को पनपने नहीं देती, अपनी आवाज रखने नहीं देती। यदि परिवर्तन की सही में इस कैंपस के संदर्भ में बात करने वाला कोई है तो हम है, आप तो यथास्थितिवादी हो। जब उनकी बाइनरीज में उनको घेर लिया तब एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसकी परिणति हुई कि अगले 2-3 साल में वहां पे काम इस तरह से बढ़ा कि 2000 आते आते विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष वहां पर चुन कर आया। तो मूल मुद्दा यह है कि उनकी टर्मिनोलॉजीज, उनकी बाइनरीज हमें समझनी चाहिए और उसके आधार पर स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट हुए। तो ये लिबरलिज्म है, मतलब कैपिटलिज्म है या कम्युनिज्म है, इंग्लिश है या मातृभाषा है, ये उनकी स्ट्रेटेजीज है, उसमें हमें नहीं फंसना है। मूल मुद्दा तो यह है कि भाषा कोई भी हो, तंत्र कोई भी हो, उसके पीछे की दृष्टि भारतीय है या नहीं। तो दुर्भाग्य से, और मैं थोड़े से पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने का एक तरह से धोखा लेकर भी यह कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक समय ऐसा आएगा कि हमें उन टर्मिनोलॉजीज को चैलेंज करना पड़ेगा। शायद उसमें गांधी और बाबा साहब आंबेडकर हमें बहुत मदद करेंगे। सवाल यह है कि क्या उसके लिए हम तैयार हैं क्या? सुनी जी ने जैसे कल कहा कि उस समय की आवश्यकता थी एक सेंट्रलाइज गवर्नेंस की, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वो आवश्यकता थी। लेकिन उस पर बाबा साहब की एक बहुत अच्छी टिप्पणी है। बाबा साहब जैसे ये कहते हैं कि मुझे इस स्वतंत्रता और सार्वभौमता ये बनी रहेगी या नहीं इसकी चिंता है, क्योंकि इतिहास हमें ये बताता है कि दूसरों ने हम पर राज नहीं किया, हम में से कुछ गद्दार जाकर उनको मिले, इसलिए वो हम पर राज कर पाए। वैसा फिर से ना हो, इसलिए वो कहते हैं कि केंद्र की सत्ता तो हमें बनाए रखनी पड़ेगी और कम्युनिकेशन, डिफेंस, करेंसी, फाइनेंस, ये सारे विषय तो केंद्रीय रखने पड़ेंगे, लेकिन अंततः हमें एक डिसेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर की ओर जाना पड़ेगा। गांधी वही बात करते हैं। इतना ही नहीं, क्रांति के रास्ते से कम्युनिज्म तक जाकर फिर से भारत के प्रवाह में आने वाले मानवेंद्र नाथ रॉय रेडिकल ह्यूमैनिज्म की बात कहते हैं और कहते हैं कि गांव तक तंत्र जाना चाहिए, गांव का तंत्र हो और उस गांव के तंत्र में चुनाव ना हो, सहमति से अपना प्रतिनिधि जिला स्तर पर चुना जाए। मुझे बहुत बार प्रतिनिधि सभा का चुनाव होता है तो मानवेंद्र नाथ रॉय याद आते हैं। वो कहते हैं कि स्थानिक स्तर पर 50 व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि सहमति से चुना जाए, वो जिला स्तर का अपने प्रतिनिधि वो लोग चुने, वो प्रांत स्तर के प्रतिनिधि चुने, उसके आगे जो भी हो वो खुले चुनाव। और उसके बाद फिर दीनदयाल जी आते हैं, वो एकात्म मानव दर्शन में यही बात कहते हैं। तो जिसने भी भारत को भारत की दृष्टि से देखा वो अंततः इन डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स की बात करता है। और पिछले 70 वर्ष में हम देखते हैं कि बहुत ऐसे प्रयास हुए, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, पंचायती राज हमने कहा। मेरा अपना मानना है कि भारत की भारतीय दृष्टि लाने का रास्ता जो है वो भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो नीति निर्धारण के तत्व दिए गए हैं, उनके द्वारा जाता है। देखिए, मेरा साफ मानना है, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते और मीडिया में होने के कारण बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रोसेसेस को देखने के बाद इस व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने वाले हम अनार्किस्ट तो नहीं हो सकते। इस व्यवस्था के अंदर और बाहर दोनों तरह से इस व्यवस्था को
भारत के अनुकूल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जरूर हम हो सकते हैं। और वो होने के लिए मुझे लगता है कि एक निरंतर प्रक्रिया चलाने की आवश्यकता है। एक प्रयास हमने किया, ये सारा जो खेल है ये डिस्कोर्स का होता है, चर्चा आप किस दिशा में और कैसे बढ़ाते हो। आज ऐसा है कि समान नागरिक संहिता के दिशा में हम चर्चा करेंगे तो शायद फिर से रिटेलिएशन आएगा, फिर से रिएक्शन आएगी और चर्चा गलत दिशा में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, जेंडर जस्टिस के इशू पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं तो समर्थन में खड़े होने वाले आज लोग बहुत हैं। उसी तरह से एक हमने प्रयास भी किया, जम्मू कश्मीर के बारे में किया। जम्मू कश्मीर के डिस्कोर्स में मुझे पहली बैठक में याद है 2009 में हम बैठे थे नागपुर में, तो तब से लेकर आज तक ऐसे प्रयास हुए छोटे छोटे ग्रुप्स में कि धीरे धीरे ये मानसिकता बनी। कल पूरी जब चर्चा हो रही थी तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोगों से रिएक्शंस भी आई। यहाँ से इंदुमती ताई जब विषय रख रही थी तो बहुत बार मन में यह सवाल है, इज इट प्रैक्टिकल? ये कितना आज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है, और लगेगा भी, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि हम सब लोग भी उसी व्यवस्था के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये लगना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय दृष्टि से देखें तो आज भी बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। एक 2003 में कपिल जी प्रयोग हुआ था, अनुसंधान हुआ था और यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी के द्वारा हुआ था। तो जस्टिस एंड सेटिस्फैक्शन, न्याय जो मिलता है उसके द्वारा जो संबंधित उसमें पक्षकार है, क्या उस न्याय से वो समाधानी है क्या? तो भारत में यह पाया गया कि भारतीय न्याय व्यवस्था के द्वारा दिए गए न्याय से लगभग 87% केसेस में कोई भी समाधानी नहीं होता। एक पक्ष भी नहीं, कोई भी नहीं, दोनों पक्ष नहीं। 10% ऐसे होते हैं जिसमें 10 से 12% जिसमें मुश्किल से कोई एक पक्ष समाधानी होता है। उसके विपरीत एक अध्ययन किया गया, जो आपने जिनको लोक कहा, उनकी भी कुछ अपनी व्यवस्थाएं हैं, पूर्वोत्तर में है, छत्तीसगढ़ में है। उनके यहां पे भी न्याय दान की अपनी प्रक्रिया है। वो सामान्यतः कोर्ट में नहीं जाते, और उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पंचों ने किया न्याय है ना, बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में हुआ उससे मतलब नहीं है, दोनों पक्ष उससे समाधानी है। तो 1947 से, या हम वेस्टफेलियन सिस्टम से यदि देखें, तो जो नेशन स्टेट सिस्टम आई उसके साथ जो स्टेट आया, स्टेट की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सारी मशीनरी आई। ये सारी मशीनरी इनहेरेंटली सेंट्रलाइजिंग है, ऑपरेसिव है। व्यक्ति को हम कोई अधिकार दे रहा है, इस तरह से स्टेट वो देता है, और राज्य ने फिर क्या नहीं करना चाहिए वो परिभाषित होता है। उसका कैरेक्टर ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, और इसलिए बहुत बार हमें लगता है यार भारत में कानून तो बनता है, उसको फॉलो कोई क्यों नहीं करता, उसमें लूफहोल्स क्यों रह जाते हैं? लूफहोल्स रहते नहीं है, वो कानून भारत के मानस के अनुसार बने ही नहीं है। तो इसलिए पहले से मानसिकता यह बनी है कि इसको फॉलो नहीं करना है। और इसलिए भारत के जो आंदोलन, इस कॉलोनियल स्टेट को सबसे ज्यादा खतरा किससे लगता है? तो लोक जागरण से लगता है। अहिंसा के आधार पर नॉन वायलेंट पब्लिक ओपिनियन जब खड़ा होता है तो यह स्टेट उसके सामने सकम करता है। इसी का एनालिसिस गांधी का सत्याग्रह है। उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो उसका हथियार दूसरी तरीके से, एक तो केजरीवाल जैसे लोग उसका अवलंबन करेंगे, या फिर जलीकट्टू आंदोलन में जो हुआ उस तरह से उसको गलत दिशा में लिया जाएगा। तो इस कॉलोनियल स्टेट के कैरेक्टर में कुछ इनहेरेंट फ्लॉज है। उस इनहेरेंट फ्लॉज को हमें ठीक करना, यह हमारा उद्देश्य पहले हमारे सामने स्पष्ट हो। 1947 में जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, उसी को 1996 में आते आते
यूनाइटेड नेशंस के एक कमेटी बनी थी, उसने उसको गवर्नेंस कहा। मैं जानबूझकर इसके ट्रांसलेशन के इसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि गवर्नेंस है तो फिर वो गुड है या बैड है, फिर उसको सिर्फ शासन कहना है या सुशासन कहना है। हमें यह समझना है कि ये कॉलोनियल स्टेट है, ब्रिटिश जो छोड़कर गए थे उसी स्टेट का कंटिन्यूएशन है। पहले इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था, प्रशासन कहा जाता था, अब सुशासन की बात हो रही है। वो सुशासन कैसा हो, इसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए 1996 में जो कमेटी बनी, और बाद में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी भी लोन को देते हुए इस पैरामीटर्स को फॉलो किया जाए, यह आग्रह किया गया। क्या वो पैरामीटर्स है? चार पैरामीटर्स पर मुख्य रूप से उन्होंने इस पर चर्चा की। पहला पैरामीटर उन्होंने कहा कि शासन कैसा होना चाहिए, तो शासन पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, सहभागिता के तत्वों पर होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर उन्होंने कहा कि जो शासन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तीसरा, उस शासन की समाज के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई उत्तरदायित्व होना चाहिए। और चौथा, उस शासन की व्यवस्था ऐसी हो कि वो समाज में संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ लेकर जाए। तो वो शासन व्यवस्था जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, गवर्नेंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव, संसाधनों का वितरण समान रूप से करने वाली। अब इनके अगेन हम सारी टर्मिनोलॉजीज को डिसेक्ट करेंगे तो और एक 40 मिनट मुझे उसी पर चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा यह कहना है कि ये यूनाइटेड नेशंस ने दे दिया है, भारत सरकार ने भी स्वीकृत कर लिया है। क्या हम इन गवर्नेंस के पैरामीटर्स को भारत की मानस के साथ, भारत का जो राष्ट्र है जिसका मूल शासन की व्यवस्था ये विकेंद्रित छोटे ग्रुप्स में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होती है, यह हमारा अनुभव रहा है। सारे हमारे चिंतक पूरा भारत घूमकर उसी निर्णय पर पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में आज की मूल ढांचे को पूरी तरह से उद्ध्वस्त करने की मानसिकता न रखते हुए भी उसको हमारे मानस के अनुकूल बना सकते हैं क्या? तो मेरा अपना मानना है कि यदि इस पर थोड़ा काम हो तो हम उसको बना सकते हैं। डिस्कोर्स उस दिशा में सेट करने की आवश्यकता है। हम यह कहना शुरू कर दें कि हमें हमारे शासन को पार्टिसिपेटरी बनाना है। देखिए, जैसे ही आप कहेंगे कि भारत के मानसिकता के अनुसार हिंदू राष्ट्र के अनुकूल यह सारी व्यवस्था हो, तो उसकी चर्चा क्या होगी कि देखिए अभी तक तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, अभी हिंदू स्टेट भी चाहिए। हमें उस दिशा में नहीं जाना है, क्योंकि स्टेट कभी भी हिंदू नहीं हो सकता और हमें करना भी नहीं है। हमें क्या करना है, तो यहां की व्यवस्थाएं हिंदू राष्ट्र के मानस के अनुकूल करनी है, तो वो पार्टिसिपेटरी हो। तो पार्टिसिपेटरी के हमारे आदर्श क्या रहे हैं, हमारे मॉडल्स क्या रहे हैं, एकदम सभा समिति तक नहीं जा सकते, लेकिन उससे कोई इंस्पिरेशन लेकर कुछ मॉडल्स खड़े हो सकते हैं क्या? मुझे अभी कुछ कुछ उसके उदाहरण दिखने लगे हैं, कुछ तो पहले से है लेकिन वो पैरेलल है। मैं ये कह रहा हूं कि आज की व्यवस्था में रहते हुए भी उस व्यवस्था के अंदर ऐसे मॉडल खड़े करने के प्रयास, तो मैं एक आपको निवेदन करूंगा और एक बहुत अच्छा अध्ययन का विषय हो सकता है, सहभागिता के आधार पर शासन कैसे काम कर सकता है उसका।
महाराष्ट्र में जो प्रयोग हुआ है जलयुक्त शिवार का। गांव और गांव के लोग अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पानी के जल के संचयन के लिए जितना निधि संकलित करेंगे उतना ही निधि सरकार देगी। इस पर एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, समाज के अनेक लोग उसमें जुड़े। हमारे चिंतन का मूल आधार क्या है? हमारे मूल चिंतन का आधार कभी भी ये राज्य करेगा, ये सरकार करेगी, ये माई बाप करेगी, ये नहीं था। कल जो शिक्षा के संदर्भ में विषय आया और आज हमें जो इम्प्रैक्टिकल लगता है वो केवल शिक्षा के संदर्भ में नहीं था। और इसीलिए हमारे लिए ये स्वाभाविक, हमारे लिए मतलब केवल हमारे लिए नहीं, भारत के लिए, भारत की जनता के लिए ये स्वाभाविक एक्सेप्टेंस का विषय था। जब सोशलिज्म जाकर ग्लोबलाइजेशन का विषय आया, लिबरलाइजेशन का विषय आया, तो राज्य इससे कम हो रहा है। इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस ने जैसे समाज के स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, वैसे गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर्स पर भी बहुत सारे प्रेशर्स क्रिएट किए हैं, और जिसके कारण एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है जिसको हम भारतीय राष्ट्र के अनुकूल व्यवस्थाएं बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उन स्ट्रक्चर्स पर जो स्ट्रेन है आज जब इस सरकार बनने के बाद एक स्लोगन लगा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। उसका आशय भरने का काम वो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट तो मिनिमम है। उसका आशय भरने का काम समाज को करना पड़ेगा, अपने विचारों पर और अपने मूल्यों पर करना पड़ेगा, और उसकी तैयारी हमें सरकार के बाहर भी करनी पड़ेगी। सरकार उसमें पूरक हो, इसके लिए वो डिस्कोर्स सही दिशा में आज के लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये जल सिंचन का मैंने उदाहरण दिया, संचयन का जो उदाहरण दिया जलयुक्त शिवार के प्रोजेक्ट का, ये अध्ययन का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी सरकारी मशीनरी लगी, ब्यूरोक्रेसी लगी, लेकिन इसका जो आधार रहा, आवश्यकताओं का निर्धारण हुआ, इसमें आर्थिक जो योगदान हुआ वो समाज का हुआ, समाज के तरफ से यह निश्चित किया गया। बाकी सारी सरकार की यंत्रणा इसमें पूरक हुई। ये मॉडल धीरे धीरे हम ले जा सकते हैं क्या? ये आगे चर्चा में कुछ उस पर काम करना, उस पर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना और उसको डिस्कोर्स को उस दिशा में लेकर जाना, ये कौन से विषय हो सकते हैं उस पर मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज के सो कॉल्ड मॉडर्न गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स है, पार्टिसिपेटरी है क्या? मोस्ट पार्टिसिपेटरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव है। अकाउंटेबिलिटी है क्या? हाँ, आपने जितना पैसा खर्च किया उतना ही सरकार दे रही है, सब सारा हिसाब सामने, गांव की समिति बनी है वही सारा हिसाब रख रही है। तो आज के सारे पैरामीटर्स पर फिट बैठ रहा है और फिर भी अपना है। और ऐसे मॉडल हमारे पास कम नहीं है। मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये अभी तक के मॉडल इस सारी व्यवस्था के बाहर पैरेलली काम कर रहे थे, अल्टरनेटिवली काम कर रहे थे। ये व्यवस्था में रहते हुए ये प्रयोग हुआ है, इसलिए ये अध्ययन का विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे लिए एक चर्चा का विषय और एक रहा था, वो कुछ हद तक अभी पीछे पड़ गया है, इसलिए उस पर फिर से हमें रिविजिट करने की जरूरत है। हमारे चिंतन में एक बहुत बड़ा विषय कभी रहा, वो सहकार क्षेत्र का रहा। मेरा अपना मानना है कि इस व्यवस्था में हस्तक्षेप के लिए नए स्ट्रक्चर्स खड़े करने हैं तो उसका रास्ता कोऑपरेटिव सेक्टर से जाता है। वो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें भी सरकार कैसे घुस गई, सरकार के कानून कैसे आ गए, उसमें भ्रष्टाचार आया नहीं आया, ये सारी चर्चा मुझे भी
जानकारी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डिसेंट्रलाइज मॉडल के स्ट्रक्चर में सहभागिता के आधार पर ट्रांसपेरेंट वे में अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने का भारत का रास्ता ये सहकार है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, वो विश्वास के आधार पर है। एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। ये सारा डिमोनेटाइजेशन की चर्चा चल रही थी और मैं मेरठ विश्व संवाद केंद्र ने एक कोर्स रखा था, उसको लेने के लिए गया, लेकिन ये बात है 15-16 दिसंबर की, तो डिमोनेटाइजेशन के निर्णय के लगभग 1 महीने के उपरांत। तो मैंने कहा कि आसपास के गांव में थोड़ा सा घूम कर आते हैं और थोड़ा सा चित्र क्या है देखेंगे। और आजकल पत्रकारिता में हूं तो और भी ज़्यादा ये विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं मेरठ के पास एक गांव में, गांव मतलब बिल्कुल यूपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खाटी देहात, उसमें एक टी स्टॉल पर, टी स्टॉल भी नहीं कह सकते उसको, एक चाय का छोटा सा ये, जिसमें साइड में एक पत्थर रखा हुआ जिस पे बैठने की व्यवस्था, वहां पे बैठा और 1-2 लोग वहां पे चाय पीने के लिए आए। किसान भी नहीं कह सकते, मजदूर एक कह सकते, खेत में काम करने वाले मजदूर, वो 2 लोग वो भी आए चाय पीने। उनके सामने ही मैंने वो जो चाय बनाने वाला था उसको पूछा क्या भाई क्रेडिट कार्ड ले लोगे क्या? तो उसने कहा क्यों मजाक करते हो साहब? तो मैंने कहा यार कि एक तो क्रेडिट कार्ड ले लो, नहीं तो 2000 की नोट ले लो, क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है आप पहले चाहे तो पी लो। तो ये बगल में बैठा हुआ आदमी मुझे कहता है कि आप तो मेहमान हो, हम तो आजकल गांव में भी एक दूसरे को कुछ मांगते नहीं, उधारी पर ऐसे ही दे देते हैं, क्योंकि पता है हमें स्थिति क्या है। तो मैंने कहा लेकिन नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ तो बहुत हुई है। जो अमीर थे उन्होंने तो अपना पैसा बदल दिया, जो गरीब थे वो आप कह रहे हो कोई जरूरत नहीं है, सारे हम जैसे लोग जो है वो पिस रहे हैं। तो बोला कि कितनी जरूरत पड़ती है साहब? कल जैसे उदाहरण दिया ना, बहुत सारे कल उदाहरण आए, कपिल जी ने भी दिए। तो उन्होंने कहा कि कितनी जरूरत पड़ती है? जो पूरे सप्ताह में 500 रुपया कमाएगा वो कितनी बार 500 जमा करने जाएगा? इस आदमी के कारण तो पहली बार हमारा खाता खुला, एटीएम होता है ये पता चला, तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गांव में ये सारा काम विश्वास पर चलता है। ये मुझे वो समझाने लगा। उसके आगे लेकिन मीडिया में हूं और ये भी मीडिया भी बेसिकली कॉलोनियल है, तो वो वृत्ति कहीं ना कहीं आ जाती है। तो मैंने और खोदा, तो मैंने कहा देख लो भाई, मुझे तो ये लगता है यूपी में मैं भी घूम रहा हूं, 14 में जो समर्थन मिल गया, 17 में ये सब कुछ नहीं होने वाला, सब लोग परेशान हैं। ये मैंने बोलते ही वो उखड़ गया। अभी तक तो प्यार से समझा रहा था, ये मैंने बोलते ही वो बोला कि साहब आए कहां से हो? मैं दिल्ली से। तो ऐसा है ना, आपका दिल्ली का ज्ञान है ना, वो दिल्ली में ही रखा करो। ये उसके ऐसे के ऐसे वाक्य है। तो मैंने पूछा कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये क्या है? आपका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश फिर भी मोदी के साथ खड़ा रहेगा? तो वो उस व्यक्ति ने जो मुझे कहा, उसने पहली बार मुझे उत्तर प्रदेश के जनमानस का संकेत दिया। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि जिस व्यक्ति ने हमारे भविष्य के लिए अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा दिया, उसको उसका साथ हम छोड़ देंगे क्या? ये गांव का अनपढ़ व्यक्ति, खेती में मजदूरी करने वाला, खुद की खेती भी नहीं है,
भारत की इस मानस के अनुकूल व्यवस्थाएं खड़ी करना, ये आधुनिकता से और कॉलोनियल थिंकिंग से, कॉलोनियल थिंकिंग की जकड़न में जो हम लोग हैं, उनके सामने ये बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए हमें यदि सबसे पहला यदि नियम इसमें कुछ फॉलो करना है, तो हमें दिस और दैट, सो कॉल्ड मॉडर्न है या भारतीय है, कम्युनिस्ट है या कैपिटलिस्ट है, नेशनल है या एंटी नेशनल है, इन बाइनरी से निकलना पड़ेगा। इसमें समाज बना रहे, इन बाइनरीज में बना रहे, ये तो न्यू लेफ्ट का षड्यंत्र है। प्रसन्न जी ने बताया, वो चाहते हैं कि पूरा समाज इन बाइनरीज में रहे। कुछ समय तक ये हमें आकर्षण का केंद्र भी लगेगा, क्योंकि अच्छा है, आज हम राष्ट्रीय है और वो जो है वो एंटी नेशनल है, लेकिन हमारे लिए चिंता तो वो है ही नहीं। हमारे मूल चिंता तो राष्ट्रीय कौन है और अराष्ट्रीय कौन है, ये है। हमारा झगड़ा कोई मार्क्स और म्यूलर से इसलिए थोड़ी है कि वो यहां के नहीं थे। हमारा झगड़ा यह है कि मिल हो, मार्क्स हो या मैक्स म्यूलर हो, उनकी दृष्टि अभारतीय है। भारत को भारत के चश्मे से देखे बिना वो वहां बैठकर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे, उनकी व्यवस्थाएं यहां पे थोप रहे, ये समस्या है। और इसलिए हम भारत को समझते कैसे हैं, कितना है, भारत की ताकत आज भी है, क्या है, उसके आधार पर हमें इन व्यवस्थाओं को बनाना है। तो कैसे बनाना पड़ेगा, ये प्रक्रिया धीरे धीरे हमें चलानी पड़ेगी, छोटे ग्रुप्स में चलानी पड़ेगी, अपने आवश्यकताओं के अनुसार, क्योंकि ये कलेक्टिव थिंकिंग का प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, राष्ट्रीय स्तर तक भी जा सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया यदि हमारी व्यवस्थाएं विकेंद्रित हो या विकेंद्रित आवश्यकता के अनुसार हो, विकेंद्रित संसाधनों के आधार पर हो, ये यदि है तो उसकी सोच भी उसी तरह से होनी पड़ेगी। नहीं तो दिल्ली में बैठा प्लानिंग कमीशन या कर्णावती में बैठा प्लानिंग कमीशन, वो उस गांव की आवश्यकता के अनुसार सोचेगा ही नहीं। और उनको हम सोचना चाहिए, ये कभी बताते भी नहीं। तो हमारी जो ताकत रही वो क्या रही, इतने सारे आक्रमण हुए। इन सारे आक्रमणों में आप अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक देख लीजिए, सारे आक्रमणों में राजा के जाने के बाद, राजा के पराभूत होने के बाद वहां पे जो परिवर्तन हुआ, उसमें केवल व्यवस्था नहीं बदली, पूरा समाज का समाज परिवर्तित हो गया, धर्म परिवर्तन हुआ। भारत एक अकेला ऐसा अपवाद है जहां पे आक्रमण हुए, सत्ता के केंद्र बदले, फिर भी समाज 450 वर्ष पुर्तगालीज रहे गोवा में। और शायद गोवा में जैसा कॉलोनियलिज्म देखा है वैसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गोवा गोवा बना रहा। क्या ऐसी हमारी अलगता थी, क्या ऐसी हमारी ताकत थी? तो बहुत बार हमें लगता है कि वी वेर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन हम उसको अलग तरीके से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वी वेर डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड। हमारे समाज के जो विकेंद्रित स्ट्रक्चर थे, राष्ट्र की भावना तो एक थी, लेकिन उसको मेंटेन करने की व्यवस्थाएं अलग अलग थी। उन व्यवस्थाओं के कारण हमें नुकसान हुआ, यह बात सच है। इसीलिए उसमें से कुछ व्यवस्थाएं केंद्रीभूत हो, इसकी आवश्यकता भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या और कितना विकेंद्रित हो सकता है, उस विकेंद्रित अवस्था के लिए हम क्या उस तरह के मानव संसाधन खड़े कर सकते हैं, और उन मानव संसाधनों के आधार पर आवश्यक स्ट्रक्चर्स खड़े कर सकते हैं। क्या दिक्कत क्या है, हमें ठीक से समझनी चाहिए। बहुत बार हम
सामने से जो आ रहा है उसको भारतीय दृष्टि से उत्तर देते हैं। मतलब फेमिनिज्म का डिस्कोर्स शुरू हुआ, उन्होंने फेमिनिज्म की चर्चा की, हम बात करते हैं द्रौपदी और गार्गी की, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो बात वो नहीं कर रहा है, और समाज में जो बात है वो भी उसकी पहुंच रही है। तो हमें द्रौपदी गार्गी की बात करके नहीं चलेगा, हमें फुले, सावित्रीबाई, रमाबाई इनको लेकर आना पड़ेगा और उनके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय फेमिनिज्म को खड़ा करना पड़ेगा। उसी तरह से व्यवस्थाओं के बारे में भी है। दिक्कत यह है कि हम संगठन तो खड़ा कर लेते हैं और हमारा संगठन अखिल भारतीय होने में समय नहीं लगता। हमारे लिए चैलेंज इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, क्योंकि व्यवस्थाएं इस कॉलोनियल स्टेट के दायरे में होती है, तो व्यवस्था दूसरे की है। आज हमारे कुछ लोग वहां पे बैठे, हम भी कहीं कहीं कुछ कुछ व्यवस्थाओं में हिस्सा है। दिक्कत यह है कि व्यवस्था जो अपने विचारों के अनुकूल नहीं है, उस व्यवस्था को अपने हाथ में तो लेना है, लेकिन अपने विचारों के अनुकूल बनाना है, और वो जो नहीं हो सकती उनकी पैरेलल अपने व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थाएं खड़ी भी करनी है। यह बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हम ठीक से समझें, और उसका आधार जो है वो फिर से हमें गवर्नेंस की तरफ लेकर जाने वाला ढूंढना पड़ेगा, गवर्नेंस की टर्मिनोलॉजीज। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेजी का बहुत बार हम परहेज करते हैं। हम अंग्रेजी को अपनी दृष्टि से थोड़ा सा उपयोग करना सीखे तो सारा टॉलरेंस इंटॉलरेंस का डिस्कोर्स चला, तब एक चैनल पर मुझे बुलाया और तो मैंने पहले मना कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एक कंडीशन है, चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और मैंने शुरुआत ही ऐसी की कि आई डोंट वांट टू बी टॉलरेंट। तो बाकी जो पैनलिस्ट बैठे थे उनको लगा कि अच्छा है आज आ गया। तो मैंने कहा नो, आई हैवंट फिनिश्ड इट। आई डोंट वांट टू बी टॉलरेंट बिकॉज बीइंग टॉलरेंट is an Anglo-Saxon tradition which is rooted in Christianity, which simply means unless you are a Catholic or a Protestant, you are not fit to be here. Still, till you accept either of this, we will tolerate with you. वहां से टॉलरेंस आया है। और फिर मैंने कहा हमारी ट्रेडिशन तो एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट की है, मैं उसका प्रतिनिधि हूं, मैं उससे नीचे क्यों जाऊं? उन्हीं इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज के साथ जो हमें घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं टर्मिनोलॉजीज का सिर्फ प्रयोग बदला, दृष्टि अलग दी। और मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने ये शिकागो स्पीच में कहा है कि आई रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन विच इज नॉट ओनली टॉलरेंट बट विच एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ऑल वेज ऑफ वर्शिप टू बी ट्रू। तो मैंने कहा कि चाहे टॉलरेंस हो चाहे इंटॉलरेंस हो, दोनों निगेटिव टर्म्स है, हमारी ट्रेडिशन एक्सेप्टेंस की है। उसी तरह से गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, उसके लॉज, इसके बारे में एक अलग से अध्ययन और काम करने की आवश्यकता मुझे इसमें लगती है। और इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग सेल्फ, राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र लोग हैं, लोगों की अपनी एक, हम कौन है इसके बारे में एक धारणा है जिसको हम हिंदू कहते हैं। वो धारणा कोई हिंदू कहे ना कहे, वो क्या है, उसका सब्सटेंस क्या है, वो बाय एंड लार्ज सबको पता है। उस धारणा के अनुसार हमारे व्यवस्थाओं में
कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस क्या है, संवैधानिक कौन कौन से ऐसे बिंदु है जो हमारे राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, संविधान के बाहर ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो हमारे राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, और उसके अतिरिक्त ऐसी क्या व्यवस्थाएं बनी हैं, कौन सी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुई है जो हमारे राष्ट्र के अनुकूल नहीं है, उसका हमें अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हमारे राष्ट्र के अनुकूल क्या क्या है इसको भी देखना पड़ेगा। उसमें से क्या क्या हम पर्यायी व्यवस्था, जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जो गांधी ने कहा कि इसेंशियली ऑपरेसिव सेंट्रलाइजिंग स्ट्रक्चर, कॉलोनियल स्टेट का उन्होंने जो वर्णन किया है, उससे दूर ले जाते हुए इसेंशियली पार्टिसिपेटरी अकाउंटेबल स्ट्रक्चर्स की तरफ ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका हमें अलग से विचार करना पड़ेगा। और जब दिल्ली सेंट्रिसिज्म, यह विषय बहुत बार चर्चा में आता है कि दिल्ली में छोटी बात होती है। मैं तो खास करके विदेश नीति के बारे में अध्ययन करता हूं, तो उस समय बहुत बार समझ में आता है। विदेशों में जाता हूं तो उनके भारत के संदर्भ में उनकी दृष्टि देखने के बाद बहुत बार ये लगता है, मैंने बहुत जगह ये उदाहरण भी दिया कि म्यांमार में हम एक कॉन्फ्रेंस में थे और वहाँ पे एक महिला खड़ी हो गई। जब 2-3 बार उसने ये सुना, वहाँ पे कहा जाता है कि यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम चाइना बट फॉर निर्वाणा यू विल हैव टू कम टू इंडिया। तो हमारी तरफ से भी ये 2-3 बार दोहराया गया। उसके बाद वो महिला खड़ी हो गई तो बोली कि वाई यू आर लिमिटिंग अस टू बुद्धा, आई नो वी आर पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशन सिंस वेदास। म्यांमार में ऑफिशियल म्यांमार गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस में बायलैटरल लेवल पर ट्रैक टू डायलॉग में ये खड़े होकर कह रही है। मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ। मैं बाद में जाकर उनको मिला तो वो रंगून यूनिवर्सिटी में फिलोसफी की प्रोफेसर है। अनेक पत्र भारत के एम्बेसी को, सरकार को लिख चुकी है, मुझे वेदों की कॉपी चाहिए, मुझे गीता की कॉपी चाहिए। और मैंने उनको पूछा कि मैडम व्हाई डिड यू से सो? तो वो जो मुझे बोली कि प्रफुल्ल, यू माइट हैव फॉरगॉटन, वी हैवंट। वो कहती है कि हमारा स्टेट बर्मा हो गया है, लेकिन हमारा स्टेट म्यांमार हो गया है, लेकिन हमारी संस्कृति बर्मीज है और हम मूलतः ब्रह्मदेश है। ये हमें याद है, हमारा नेशन ब्रह्मदेश है। प्रश्न ये है कि हमें याद है क्या? ये बाहर है। वैसे ही स्थिति अंदर लानी पड़ेगी कि हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये है। वो एक बार बाहर निकाले तो उसके अनुसार इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना आसान होगा, लेकिन ये प्रक्रिया पैरेलली करनी पड़ेगी। ये एक्सक्लूसिव नहीं चलेगा। आज तक हम करते आए हैं कि हम राष्ट्र के बारे में तो चिंतन करते आए, राष्ट्र जागरण के काम करते आए, राष्ट्र जागरण के अभियान करते आए, उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। दिक्कत यह है कि वो जागरण तो हो गया, वो सारी इंस्टीट्यूशंस है जो उसके विपरीत है, उसको कैसे ठीक करेंगे? वो केवल सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाला। उसके अनुसार व्यवस्थाएं खड़ा करने के लिए अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा और उसका रास्ता स्वदेशी समाज, जो टैगोर की पुस्तक है, दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन का चिंतन, मानवेंद्रनाथ रॉय का रेडिकल ह्यूमैनिज्म और रेडिकल डेमोक्रेसी रादर, और गांधी का हिंद स्वराज। उन्होंने उस समय के कॉन्टेक्स्ट में उसका विश्लेषण किया है, लेकिन ये 4 बिंदु हमारे लिए एक तरह से पथदर्शक हो सकते हैं। उसके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग गवर्नेंस से जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स आए हैं, वो उसके पैरामीटर्स यदि हम कोरिलेट करके देखें तो आपको यह लगेगा
कि भारत की व्यवस्थाएं, भारत की दृष्टि, ये उसके सबसे सबसे क्लोजेस्ट यदि कोई हो सकता है तो वो भारत की दृष्टि है। और इसीलिए भारत को भारतीय दृष्टिकोण से गवर्नेंस देना, ये मॉडर्न गवर्नेंस के प्रिंसिपल के अनुसार भी अभी अनिवार्य है। क्या हम ये मैनेजमेंट और गवर्नेंस के पॉलिटिकल साइंस के डिस्कोर्स में प्रस्थापित कर सकते हैं क्या? उसके लिए क्या करना होगा, इसकी चिंता और चिंतन करने का विषय है। ये स्पाइरल सिस्टम इवेंचुअली कुछ व्यवस्थाएं केंद्रीभूत तो रखेगी, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं, ये आज के संविधान की भाषा में कहूं तो डिसेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर की ओर ले जाने वाली होगी। उस डिसेंट्रलाइज फेडरल स्ट्रक्चर में आज हम ये देखते हैं कि 3 टायर सिस्टम है, लेकिन वो राज्य व्यवस्था पर आने के बाद वो राज्य के नीचे और भी बहुत सारे टीयर्स हो सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमें व्यावहारिक रूप से सोचना पड़ेगा। उसका मूल आधार क्या हो? तो दीनदयाल जी अपने भाषण में एक जगह कहते हैं कि वैदिक सभाज एंड समितिज वेर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेनी मेडिएवल स्टेट्स इन इंडिया वेर कंप्लीटली डेमोक्रेटिक. We may find instances of kings violating the code of public welfare and public good. But what is the difference? He says, but people protest against them and they are not considered as ideal rulers. It is a government to be run through mutual discussion. Democracy कि हमारी अवधारणा का मूल आधार क्या हो, तो वो पारस्परिक चर्चा के आधार पर विकसित नीति और नीति के कार्यान्वयन की व्यवस्था। आज दिक्कत क्या है कि हमारी व्यवस्थाएं पहले नीति बनाती है और फिर चर्चाएं शुरू होती है, और वो नीति बनती ही इसी आधार पर है कि किसके किसके इंटरेस्ट वोटिंग इलेक्टोरल कंसिडरेशंस के आधार पर उसमें अकोमोडेट हुए हैं, जिसको आज के राजनीतिक अध्ययन की भाषा में बहुत एक अच्छा शब्द दिया गया है, इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो किन किन कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स को उसमें अकोमोडेट किया गया है, यही उसका कंसिडरेशन होता है। उसमें सही में म्यूचुअल कंसल्टेशन, डिस्कशन, ये प्रोसेस। तो नीति ये इस चर्चा की प्रक्रिया से, तो हमारा जो धर्म का मूल आधार है, दैट अबाइड्स, दैट होल्ड्स, दैट बाइंड्स द सोसाइटी टुगेदर, उस आधार को हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में व्यवस्था रूप में संकल्पनाओं के आधार पर पुनर्स्थापित, पुनर्परिभाषित करना होगा, और आवश्यकता पड़ने पर उसमें अंग्रेजी का भी आधार लेना पड़ेगा एज अ टूल, एज अ टैक्टिक्स। और इन सारे विषयों में मैंने जैसे पहले कहा कि गांधी और अंबेडकर ये इसमें बहुत हमें मदद करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर का मैंने उदाहरण दिया, फेडरल स्ट्रक्चर का। देखिए पूरी जो चर्चा स्वतंत्रता के बाद हमारे राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र राज्य की व्यवस्था को लेकर सारी जो हुई है, वो मूलतः क्या है? एक ये है कि क्या ये नेशन इन द मेकिंग है? जो स्टेट इन द मेकिंग था उसको नेहरू ने समझा कि ये नेशन इन द मेकिंग है, और इसीलिए उन्होंने नेशन बिल्डिंग कहा। दूसरा एक विचार था, वो भी अभारतीय था, इसलिए उसने कहा कि it was never a nation and it is not a nation, so it is a conglomeration of many nations. और तीसरा विचार था जो ये कहता रहा कि नहीं, ये एक राष्ट्र है, यहां की मूल जो कलेक्टिव सेल्फ है उसकी अवधारणाएं समान है। तो
तो ये अवधारणाएं समान है, ये इस डिस्कोर को प्रस्थापित करने में हम तो सफल रहे हैं, लेकिन भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है या भारत राष्ट्र ही नहीं है, इस सोच पर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और सारे व्यवस्थाएं उसी के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ इस दिशा में, लेकिन मूल जो ढांचा है वो ढांचा दुर्भाग्य से उस दिशा में जाने वाला है। अब उस ढांचा में हमें इस राष्ट्र की आत्मा की स्थापना करनी है। स्लो बट स्टेडी, कॉन्क्रीट सब्सटेंस उसमें लाना है। तो वो प्रक्रिया ये केवल एक भाषण के आधार पर, केवल वैचारिक चिंतन के आधार पर ये नहीं होने वाली। हमें टारगेट बेस्ड डिस्कोर्स इसके लिए खड़ा करना पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूशन मॉडल्स देने पड़ेंगे, उसकी रेप्लिकाज व अलग अलग आवश्यकता के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। और जब वो डिस्कोर्स इफेक्टिव, पार्टिसिपेटरी, अकाउंटेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव दिखने लगेगा, तब गवर्नेंस का भारतीय मॉडल समाज के सामने अपने आप आएगा। हमें संविधान को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, संविधान भारत के अनुकूल हो जाएगा। उस अवस्था में हमें लाना है। तो भारतीय विचार मंच के जैसे मंचों के द्वारा इस चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सत्र में स्वराज की चर्चा हुई। गांधी इसमें एक वार्निंग देते हैं। उस वार्निंग को एक बार दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जस्ट ड्राइविंग ब्रिटिश आउट इज नॉट स्वराज। इन इफेक्ट इट मीन्स दैट वी वॉन्ट इंग्लिश रूल विदाउट इंग्लिशमैन। यू वॉन्ट टाइगर्स नेचर बट नॉट द टाइगर। It will make India English, then it will be called not Hindustan but Englistan. This is not the Swaraj I want. Then what does he want? He says it is Swaraj when we learn to rule ourselves. So Swaraj has to be experienced by each one for himself. If the English become Indianized, we can accommodate them. If they wish to remain in India along with their civilization, then there is no room for them. Unfortunately, what British did is कि हम सबको उन्होंने ब्रिटिश सिविलाइजेशन का ये बना दिया। सही में स्वराज लाना है तो हमें हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ के आधार पर हमारे नए स्टेट के स्ट्रक्चर्स को खड़ा करना पड़ेगा, और वहीं से भारतीय विकास की अवधारणा का रास्ता पूरे विश्व के लिए निकलेगा। और सही मायने में जिसको इफेक्टिव, पार्टिसिपेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव गवर्नेंस कहा गया है, वो अकाउंटेबल गवर्नेंस प्रस्तापित होगा। इस एक विद्यार्थी के नाते इस विषय में मुझे जो समझ में आया, विषय मुझे आयोजकों ने दिया था, तैयारी पहली बार थोड़ी करके इस पर एक कह सकते हैं कि आउटलाइन रखने का प्रयास किया है, लेकिन इस बहाने इस पर आगे कुछ चर्चा बढ़ेगी और कुछ अध्ययन और प्रयोग दोनों इस पर शुरू होंगे। इस अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।